नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा की मनोहर सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। 5 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया था। 12 मार्च को मुख्यमंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इस बार सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलने वाले बजट पर होंगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन और उससे पैदा हुए हालात की वजह से कई योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई थी और इस साल प्रदेश सरकार के सामने किसान आंदोलन और महंगाई का सितम बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। हरियाणा का बजट मनोहर 2021-22 पेश होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने बजट पिटारे से क्या सौगात देने वाले हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के स्तर में सुधार और विकास की रफ्तार तेज हो, इसके लिए कितना प्रावधान सरकार कर सकती है। अर्थशास्त्र से जुड़े पंडित इसका हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कृषि प्रधान राज्य के अन्नदाता और कृषि क्षेत्र पर सरकार कितनी मेहरबान होगी, इस पर भी नजरें टिकी है। खासकर मौजूदा हालात में अपनी बजट घोषणा से सरकार किसानों की नाराजगी को कैसे दूर करती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। हालांकि बजट सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर जनता को राहत देने के संकेत दिए थे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने राज्य पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और बिजली चोरी के मुद्दे पर आंकड़ों के साथ विपक्ष को करारा जवाब दिया था। सीएम का कहना था कि इस वक्त 1,98,700 करोड़ रुपए का हरियाणा पर कर्ज है, लेकिन सरकार कर्ज लेने की सीमा के दायरे में है, क्योंकि वार्षिक कर्ज लेने की लिमिट 3% है, जिसे केंद्र ने बढ़ाकर 5% कर दिया था। लेकिन हरियाणा ने फिर भी कर्ज लेने की 3% की अपनी सीमा को पार नहीं किया है। चुनौतियां सरकार के सामने कई हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां महंगाई से त्रस्त जनता और लॉकडाउन से प्रभावित हुए व्यापारी और उद्योग वर्ग को राहत देने की है। हर वर्ग की जरूरत और मांग अलग है और उम्मीद सरकार से लगी है। क्या कहना है बजट पर प्रदेश के लोगों का, पहले वो सुनिए, फिर करेंगे चर्चा पेश होने वाले बजट पर। बजट को लेके युवा जैसे आजकल बहुत सारा अपने यहाँ सबसे जो मेन इशू है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेके, और इस एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे अभी पीछे भी सुनने में आ रहा था कि 75% रिजर्वेशन इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट में किया है। उसके साथ साथ वो उन्होंने अच्छा मौका दिया कि हरियाणवीज़ को इसमें 75% रिजर्वेशन देके ज़्यादा चांस इन्होंने दिया है युवाओं को। तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ नई इंडस्ट्रीज भी हरियाणा में लगनी चाहिए और रोज़गार के और भी जितनी भी पोस्ट खाली है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, या जितने भी सेंटर्स और भी हैं, वो इनको सीट्स वैकेंट करनी चाहिए और ये बजट्स का मौका है। इसमें इनको निकाल के जितनी भी पोस्ट हैं वो उनकी वैकेंसीज निकाल के जल्द से जल्द इसमें भर्ती करनी चाहिए। सर, बजट से मौजूदा सरकार को उससे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम किसानों को सारा बजट जो कृषि का है वो सारा इस सरकार ने बिगाड़ के रख दिया है। रेख है ऊपर से मोदी सरकार ने ये नए जो कानून लेके या टोटली वो किसान के खिलाफ में है। जैसे मोटा मोटा मान ले, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को भी। जैसे इस पर भंडारण की रोकथाम नहीं है, कोई नियम नहीं है भंडारण के लिए, अनलिमिटेड स्टोर, तो उससे सीधा सीधा व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत उम्मीद है जी सरकार से। पहले भी बहुत अच्छा बजट रहा है और सेक्टर आसानी किस्त भी माफ़ करवाना चाहते हैं हम, और डीजल पेट्रोल पर भी मतलब जाकर थोड़ा सा पैसा कम होना चाहिए GST लग करके। सरकार का पहले सन 2014 से जो बजट आ रहे थे उनमें भी अच्छी हमें वो मिली है, रिलीफ मिली है, और आने वाले वक्त में भी जो बजट आएगा उससे भी हमें बहुत आशा और उम्मीद है, बढ़िया बजट आएगा। देखो, एक आम नागरिक होने के नाते सरकार के बजट से बहुत उम्मीद है। जैसा कि इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें जो पहले 5 लाख तक की बिना टैक्स की छूट दी थी, वो भी एक काफ़ी राहत वाला कदम था सरकार का, और हम चाहते हैं कि सरकार और आगे रिलैक्सेशन देगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को जैसे एजुकेशन लोन में इन्होंने डिस्काउंट दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, घर बनाने के लिए जो सब्सिडी का प्रोविज़न दिया था, वो काफ़ी एक आम आदमी को जो डायरेक्ट लाभ पहुँचता है। इस तरह की हम सरकार से और उम्मीद करते हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, सोनीपत का मेयर होने के नाते, कि जो भी सरकार बजट निकाले सोनीपत नगर निगम के लिए भी और पूरे हरियाणा के लिए एक ऐसा बजट निकाले जो वापस से हरियाणा एक विकास के रास्ते पर चले। आज जो हालात हमारे हरियाणा में हैं उसको देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा एक हमारा मुद्दा है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स
नहीं आ रही हैं आज हरियाणा के अंदर। तो सरकार इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए सरकार एक ऐसा बजट निकाले कि वापस से हरियाणा की जनता सरकार के ऊपर कुछ दिखाई दे कि सरकार ने कुछ जनता के लिए सोचा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बजट का रुख क्या होगा, लेकिन इस कोरोना काल को देखते हुए, जबकि लोगों की काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी पेशा है, या कोई भी आम व्यक्ति है, उसको काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट लाएगी जो आम जनता को राहत दे। तो कमोबेश हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि महामारी और लॉकडाउन की वजह से जो प्रभाव उन पर पड़ा है, जिस वजह से वो असरअंदाज हुए हैं और जिस मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं, उस मुश्किल दौर से उन्हें राहत दी जाए और सरकार जो है वो राहत किस तरीके से देगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। खालिद चहलका कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रा जुड़े हैं और अर्थशास्त्री प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बजट किस तरह का पेश होने वाला है, किस तरह का सरकार बजट पेश करेगी, इन सभी बातों पर हम बात आपसे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी खास बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार इस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मौजूद हैं। तो बजट में सरकार किसानी खेती पर कितना जोर देने वाली है, क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो आगामी बजट है ये किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ये आय किस तरह से दोगुनी होगी, इस पर जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार, जो कि इस वक्त कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मौजूद हैं। मनीष जी, अप टू यू। जय कैनात। अगर बात करें कहना तो कल विधानसभा का बजट आने वाला है और हमारे साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार जब से मंत्री बने तो सबसे पहला इन्होंने ये कहा था कि किसान की आय दुगुनी करेंगे। दलाल साहब, किसान की आय दुगुनी कैसे होगी? 2022 का लक्ष्य था आपका, बजट कल आने वाला है और किसान जो धरती पुत्र है वो सड़क के ऊपर है, क्या कहेंगे आप? हरियाणा सरकार की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी का लक्ष्य किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसकी तरफ हम तेज़ गति से चल रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं जो हम लेके आए हैं, खासकर किसान को पूंजीपति के चंगुल से निकालना, उसको इनपुट अच्छे देना, उसको अच्छी मंडी देना, अच्छा भाव देना और खेती बाड़ी का विविधीकरण करना, बागवानी की तरफ ले जाएं, मछली पालन की तरफ ले जाएं और पशुपालन की तरफ से इस तरह के काम करके हमारी जो नीति ये है कि किसान की आमदनी को दुगना करे। और इस दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड, जो छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, उनको बगैर ब्याज के 1,60,000 रुपये तक की पूंजी उनको उपलब्ध कराई गई है। फसल बीमा योजना, इससे हरियाणा जो मुझे लगता है कि आज तक जितना पैसा हमने दिया है बीमा कंपनियों को, चाहे वो हमारा सब्सिडी का हरियाणा प्रांत का हो, सेंटर का हो या किसान की किट्टी हो, उससे ज़्यादा हमने किसानों में बंटवाया है। यहाँ पर उससे ज़्यादा तीनों का टोटल मिला के किसान के हिस्से में ज़्यादा है। माइक्रो इरिगेशन की अच्छी स्कीम लेके आए हैं और पीछे धान को छोड़ने के लिए जो एक नीति बनाई थी कि 7,000 रुपये सीधा देंगे, 1 लाख एकड़ के किसानों ने धान छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ ध्यान दिया है। और माइक्रो इरिगेशन के लिए हमने अलग अथॉरिटी बनाई है मिकाडा के नाम से, जहाँ पानी बचाने के लिए पूरी सब्सिडी दे रहे हैं। एफपीओज हमने बहुत सारे बनाए हैं। मंडियाँ जो है हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ एप्पल की मंडी है कालका में, पिंजौर में, और जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट की गन्नौर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी मंडियों में से एक हम बनाने जा रहे हैं। लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। 2,500 करोड़ रुपए का तो टेंडर अभी लगने वाला है जो हम सरकार बना के देगी। मसाला मंडी हम बनाने जा रहे हैं सोनीपत में। फूलों की मार्केट वहाँ गुड़गांव के अंदर बनाएंगे। मछली की मार्केट अलग से बनाएंगे। और हरियाणा के पशुपालन विभाग भी मेरे पास है। हरियाणा पहला प्रदेश है जो मुँह खुर गलघोटू की बीमारी से सिंगल वैक्सीन के द्वारा इसको मुक्त करा दिया गया है।
बीमा के लिए लगभग 3.5 लाख पशुओं का बीमा, किसान से सिर्फ हम 100 रुपये लेते हैं। बीमा लिया उससे भी 25-30 करोड़ रुपए किसानों को जो जोखिम हुआ है, उनके पशुओं के मृत्यु हुई है, उसका हमने दिलवाया है। और बाजरे की खरीद, सरसों की खरीद, हमारे राजस्थान के अंदर 1200 रुपये 1300 रुपये बाजरा बिका, हमने सारा किसान का बाजरा दाना दाना 2150 रुपये में खरीदा। सरसों हमने पूरी खरीदी और उसका परिणाम, कपास की मंडियां हमने ज़्यादा बढ़ाई। उसका परिणाम आज ये है कि देख, आजकल एमएसपी से ऊपर सरसों का भाव चल रहा है, एमएसपी से ऊपर कपास का भाव चल रहा है। किसान को सीधे खाते में हम पैसा दे रहे हैं, पानी का समान बंटवारा हम कर रहे हैं। तो किसान को जो चीज़ें करने के लिए जो है दिशा हमारी है हरियाणा सरकार की सही है, उससे उसकी आमदनी बढ़ रही है। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसको हरियाणा प्रदेश सबसे पहले प्राप्त करेगा। अगर बात करें किसान जो है वो हड़ताल पे है, अगर बात आंदोलन कर रहा है किसान, एमएसपी को लेके, एमएसपी पे आप खरीद कर रहे हैं, पंजाब और राजस्थान का बार बार आप लोग उदाहरण भी देते हैं कि उससे ज़्यादा दाम पे हम खरीद कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं। तो एक एमएसपी के ऊपर बिल कहने लेके आया जा रहा है कि जिस किसान की एक जो मांग है वो मांग पूरी हो जाए। देखिए, किसानों का शोषण पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की नीति ये रही है कि झूठ बोलो और सत्ता प्राप्त करो। कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही किसान आज कमज़ोर है, तो उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। हमने अभी भी कांग्रेस ने झूठ बोला, पिछले 6 महीने से यही पे कि प्रचार कर रहे हैं कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, और उससे भोले भाले किसानों में कुछ भ्रम फैला। इन्हीं मुद्दों को देखकर कांग्रेस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। जितना टाइम कांग्रेस ने मांगा, हाउस के अंदर स्पीकर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनको पूरा टाइम दिया। और हमने वहाँ बार बार खड़े होकर पूछा कि भाई आप एक चीज़ बताओ, बाहर आप ये भाषण दे रहे हो कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई एक मंडी का नाम बताओ कि ये ख़त्म होगी। आपने कहा कि ज़मीन छिन जाएगी, किसी 1 इंच ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन किसी किसान की हो तो वो बताओ। और किसी ने कहा कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसपी नहीं रहेगी तो मैं अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसान की चिंता नहीं है कांग्रेस को कुर्सी की चिंता है। और हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर ओहदे मुँह गिरा। और कांग्रेस में तो आपस में अविश्वास है। शैलजा जी को हुड्डा साहब पे विश्वास नहीं है, हुड्डा साहब को रणदीप सुरजेवाला पे नहीं है। और कुल मिला के सारा जो कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है, पूरे देश की क्या हालत है। G23 के नाम से 23 बड़े बड़े नेता कांग्रेस में छोड़ के चले गए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो थे, कल भी पीसी चाको ने छोड़ी है, उससे पहले जो है सिंधिया साहब छोड़ के चले गए, हुड्डा साहब वगैरह भी उसी लाइन में लग रहे हैं। तो डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। हमें तो भरोसा है अपने किसानों के ऊपर, उनकी हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। देश का खाद्यान्न भंडार उन्होंने भरा है और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूं कि राजनेताओं को बीच से निकालो, आपकी हर समस्या का समाधान हम चर्चा करके करना चाहते हैं। अगर इस बजट की बात करें तो बजट में किसानों को लेके क्या बहुत बड़ी क्या स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट। अगर किसानों के कर्जे की बात करें या मंडी आढ़ती एसोसिएशन की बहुत बड़ी मांग है, जो आपने पीछे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाया था, उस स्कीम के तहत जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। आगे किसानों और आढ़तियों को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने वाली है? कल हरियाणा का बजट आने वाला है और बजट के बारे में आज बोलना मेरा उचित नहीं होगा। मैं तो इतनी एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये अभूतपूर्व बजट होगा। इसमें किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछली पालकों के लिए, हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और किसान का भला करने की हमारी इच्छा है। किसानों की सेवा हम करना चाहते हैं। किसानों के आशीर्वाद से ही आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनके लिए कुछ करने में सक्षम हैं। ये कल आपको देखेंगे, उसके बाद चर्चा करना। बहुत शानदार बजट जो किसानों के लिए आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बजट आप लेके आ रहे हैं, चलो कल आप विधानसभा में बजट आएगा तो सामने आ जाएगा कि आखिरकार जो सरकार जो है किसानों के लिए क्या क्या कर रही है। फसल तैयार है खेतों में,
खेतों में फसल तैयार है और खरीद जो है वो सरकार कैसे करेगी, क्योंकि कोरोना जो है दोबारा अपने फिर से अपने पैर जो है वो पसारने के लिए तैयार है। और विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो खरीदारी में जो है वो घपला होता है, खरीदारी पूरी तरीके से नहीं की जाती है, एमएसपी पे खरीदारी नहीं की जाती। जहां आप सारे 2100 की बाजरा की बात कर रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि बाजरा की जो खरीद है वो एमएसपी पे नहीं हुई है। क्या कहना है आपका? देखिए, फिर विपक्ष की वही आदत है कि गुमराह करो, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने किसान का दाना दाना बाजरा खरीदा, किसान का दाना दाना सरसों खरीदी। और हमारी खरीद नीति की वजह से है कि आज क्या भाव है सरसों का, आप देखो क्या भाव है कपास का। और 1 अप्रैल से हम मंडियाँ जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। और सरसों तो मुझे लगता है कि इस बार किसान सरकार को देगा ही नहीं, क्योंकि हमारा एमएसपी है 450 रुपये की। आज भी 5400-5500 रुपये जो प्राइवेट मिलर हैं वो खरीद रहे हैं। हम खुश हैं, हमें तो किसान को एमएसपी से ऊपर कोई खरीदता है तो हमें खुश होना चाहिए। और हमें खुशी है कि आज कपास भी 6000 रुपये से ऊपर बिक रही है, सरसों भी 5400-5500 रुपये बिक रही है। तो और किसान जो अपनी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ से हमें खुशी है। और हमारी मंडियां जो पिछली बार कोरोना में चली थी उसी नीति से हम मंडियां चलाएंगे। जहाँ जहाँ डिमांड आएगी हम मंडियां बढ़ा देंगे और किसानों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। कम से कम 20-25 मंडियों में तो हमने 10 रुपये भोजन देने की व्यवस्था चालू कर दी पिछले 1 साल में, ताकि मंडी में पहले 3-3 दिन 4-4 दिन तक किसान हमारे बेचारे अपनी फसल की रखवाली के लिए, अनाज की रखवाली के लिए बैठे रहते थे। आज वो व्यवस्था नहीं है भाई। इनविटेशन हम बुलाते हैं, घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, किसान फसल दे के अपने घर आराम से जाके सोता है। और एक हमारी ये और नीति है कि पूरी फसल का पैसा जिसकी फसल उसको जाएगा। हाँ, हमारे आड़ती भाइयों को उनका कमीशन मिलेगा, लेकिन किसान की फसल का मूल्य है वो हम किसान को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब। ये कहना, देखिए जो बजट है, बजट आखिरकार कल पेश होगा, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है वो कि किसान की आमदनी को डबल करने की है। वो देखने वाली बात कल होगी कि आखिरकार सरकार कौन कौन से स्कीम लेके आ रही है और आखिरकार हरियाणा का किसान की आय जो है वो दुगुना हो पाएगी या नहीं। ओवर टू यू कैनात। बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल को अभी आपने सुना और उनका कहना था कि बजट पर अभी बोलना जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि कल बजट पेश होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर उम्मीद जताई है कि ये बजट अभूतपूर्व होगा और सरकार का पूरा फोकस जो है वो कृषि क्षेत्रों को आगे बढ़ाना, मंडियों को मजबूत करना और किसानों की आय को दोगुना करना है। अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी, यहाँ हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विवेक सिंह। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है सरकार के हाथ में अभी कितनी चीजें हैं कि वो जो चाहती है, जिन योजनाओं की घोषणा करती है उन पर काम भी किया जा सके। पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उसमें क्या लगता है कितनी जो घोषणाएं हुई थी उन पर काम हुआ है और कितनी अभी अधर में लटक कर रह गई? जी नमस्कार। देखिए, लास्ट बार जो बजट जो पेश हुआ था उसमें 1,42,000 करोड़ से ऊपर का बजट था और पूरी उम्मीद है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा। देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, कोरोना का संकट है और बहुत सारी परेशानियां हैं और सब कोई एक स्टेट के लिए नहीं है बल्कि सारे विश्व के लिए परेशानी है। लेकिन उस पीरियड में अगर मनोहर खट्टर की सरकार ने अच्छा काम किया है और जहां तक बात रही कि उन्होंने कहाँ पैसे का खर्च किया है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि सरकार ने चलाया है, जैसे कि सगुन योजना एक है जो कि बहुत 30,000 लोगों ने उसका फायदा लिया है। हर किसानों का उन्होंने लगभग 350 रुपए प्रति क्विंटल जो है शुगर केन उन्होंने खरीदा है। तो और एमएसपी से सारा का सारा सरकार खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर, दिव्यांगों पर, इसके अलावा नौजवानों पर रोजगार को बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसके अलावा आप जितनी भी महिलाओं के ऊपर खास करके फोकस है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने जो वो कर सकती है, क्योंकि देखिए आज सबको पता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट लगभग होने वाला है। इसमें सरकार जितना कर सकती है उतना सरकार करेगी। और रही बात, अगर आप देखिए तो आप पर कैपिटा इनकम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, पर कैपिटा इनकम की आप बात करिए, आप जीडीपी की बात करिए, कहीं ना कहीं सरकार ने इससे अच्छा काम किया है। और अगर आप बात करिए 2014 से अगर 2020 के अगर बीच में आप कंपेयर करिए, कहीं ना कहीं जीडीपी हमारी बढ़ी है,
पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट पर सरकार का कंट्रोल रहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक काम किया है, अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर 2014 में 871 महिलाएं थी, वहाँ आज 2020 में 922 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हो गई है। लिंग तो कहीं ना अनुपात में कहीं सुधार आर्थिक हुआ है, तौर बिल्कुल। पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है कि इस बजट भी अभूतपूर्व होने वाला है। खालिद चहलका जी से मैं जानना चाहूंगी। खालिद जी, आप क्या सोचते हैं, बजट कितना मनोहर होने वाला है और कितना अभूतपूर्व होगा? क्योंकि अभी तक जो कुछ यहाँ पर हमने सुना है, जितने लोगों की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि बजट से उम्मीदें बहुत हैं और अच्छे की उम्मीद है। कान्हा जी, एक चीज समझ लीजिए, भारत सरकार का बजट आया जिसमें पूरी तरह से इस देश के गरीब मजदूर किसान को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया। हम कृषि की बहुत सारी बात करते हैं, भाजपा के लोग, कृषि बजट को कम किया गया है। 6000 रुपए का बहुत बड़े तरीके से ढोल पीटा जाता है। जब कृषि का बजट आपने घटा दिया तो आप किस तरह से कृषि के लिए किसान की आय दुगनी करने का बजट ढोल पीटते हैं। रक्षा के बजट में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद जो हमारे देश के आयकरदाता थे, मध्य वर्ग के आयकरदाता, उनको 1 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब भारत सरकार ने इस देश के गरीब मजदूर किसान अपने बजट से पूरी तरह से उपेक्षित रखा और बजट को अपने 10-12 मित्रों के लिए बना के दिया, जिसमें कोरोना का बार बार अपन जिक्र करते हैं, आप भी करते हैं और सारे देश में होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल का ये मामला था, बीमारी है। लेकिन कोरोना काल में एक गरीब आदमी के रसोई चलाने में दिक्कत आ जाती है और इस देश के 11-12 लोग 11-12-15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ा ले जाते हैं। तो कोरोना की जो मार है वो सिर्फ गरीब मजदूर किसान के लिए है कि सरकार के मित्रों के लिए है, ये एक सवाल बनता है। सरकार खालिद जी, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर राज्य सरकार के बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं राज्य में आने वाला हूँ। जब आप पूरी तरह से, आप भारत सरकार हर तरह से पूरे देश के हर वर्ग को निराश करती है, तो माननीय मनोहर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, ये कहने में बड़ा अफसोस होता है, भाजपा कुछ भी कहे, कि माननीय मनोहर जी भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी की एक स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनका अपना नजरिया इस देश के, प्रदेश के किसान के लिए, मजदूर के लिए उनके पास कोई नजरिया नहीं है। मुझे लगता है कि जितना निराश भारत सरकार ने किया, उससे कहीं एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि एक स्टेप मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ के इस प्रदेश को निराश करने का काम करने हैं। वरना हमारी उम्मीदें हैं, हम सरकार कैसे निराश किया है? किन क्षेत्रों में यहाँ पर अनदेखी की गई या किन क्षेत्रों में काम नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया? मैं चाहूंगी जरा इस पर भी आप रोशनी डालें। मैं आपको सबसे पहले, अभी 100-125 दिन से एक आंदोलन चल रहा है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। उस आंदोलन को प्रायोजित करके आप अपनी उंगली नहीं छुड़ा सकते। अगर 4 लोग बैठे हैं और सरकार में आप बैठे हैं तो आपकी जवाबदेही है कि आप उनकी बात सुने, उनकी समस्या का समाधान करें। लेकिन वो एक स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के इशारे पे चलते हैं, वो अपनी तरफ से हरियाणा के लोगों से कोई हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जी, ये आंदोलन जो हो रहा है वो केंद्र के बनाए कानून के विरोध में हो रहा है। राज्य सरकार ने तो ये कानून बनाया ही नहीं। राज्य सरकार के विरोध का तो इसमें कहीं कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन सियासत जरूर यहाँ पर राज्य स्तर पर हो रही है इस आंदोलन की आड़ में। आपकी किसानों के प्रति सरकार की भावनाएं क्या हैं? अनिल विज जी ने एक बयान दिया जिसको पूरे मीडिया में देखा गया कि जो किसान हरियाणा के शहीद हुए उनके परिवारों का 1 पैसे का मुआवजा सरकार नहीं देगी। ये हरियाणा के सरकार के मंत्री का बयान है। तो इससे सरकार की भावनाएं आ जाती है कि आप हरियाणा के लोगों के प्रति कितने गंभीर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जब अविश्वास प्रस्ताव था उसमें साफ तौर से कहा कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। वो तो यहाँ तक कुछ भी नहीं कह पाए कि इन कानूनों का समाधान और सरकार और किसान के बीच का समाधान कैसा होगा। वो अपनी तरफ से कोई एक भी बात मजबूत नहीं रख पाए। मतलब एक मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जैसी छवि और मुख्यमंत्री जैसा रोल वो नहीं निभा पाए विधानसभा में। जहां तक हम तो ये सोचते हैं इस प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की कोई रास्ता बनना चाहिए। आए दिन रोज भर्तियां कैंसिल होती हैं, रोजगार के लिए बनना चाहिए। और कोई ऐसी स्कीम बननी चाहिए कि जिससे गरीब के परिवार में जो रसोई में दिक्कत आ रही है उसका कोई रास्ता ऐसा बने, उसमें कोई भी तरीका, चाहे मनरेगा के माध्यम से जाए, चाहे कोई दूसरा माध्यम हो, गरीब के घर में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए जो उसके पात्र हैं, ताकि आपको लगे कि आप गरीबों के लिए कुछ करने वाले।
अन्यथा पूरे प्रदेश को उद्योगपति के लिए दे देंगे और उद्योगपति लेके सब कुछ सजा रहे हैं चारों तरफ से। तो आप कुछ भी करें, आज आप सरकार हैं, लेकिन सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए होती है, लेकिन भाजपा को इसका एहसास नहीं है। रेणु जी, सरकार के सामने महंगाई की भी चुनौती है, महंगाई कम करने की, क्योंकि लोग यहाँ पर सरकार से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ किसानों को भी संतुष्ट करना है सरकार ने। ये बात तो जरूर बार बार कही जा रही है कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, और राज्य सरकार मंडियों को बढ़ाने की बात भी, मंडी सिस्टम को मजबूत करने की बात भी कह रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस बजट में, जो बजट पेश होने वाला है, इसमें किस क्षेत्र पर आपको लग रहा है कि सरकार ज्यादा फोकस करने वाली है, और पिछली बार जो घोषणाएं की थी सरकार ने, उसमें से कितनी घोषणाएं अब तक पूरी हो पाई? कायनात, ये बजट की बात आपने मुझसे पूछी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि डिबेट विशेष तौर पर बजट पे है। कल का बजट उसी तरह से मनोहर होगा जिस तरह से 55 साथियों वाले मनोहर ने कल जीत हासिल की। और आप ये देखिए कि मेरे खालिद भाई बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, ऐसे लग रहा था, मतलब मैं हैरान थी कि ये इतना कह भी कैसे सकते हैं कल के हादसे के बाद। और कह रहे हैं कि लोगों को नौकरियां दी जाएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं। मैं ताजुब कर रही हूँ कि अपने 10 वर्षों में इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको हम आगे बढ़ाएं। कायनात, अगर इन्होंने जितनी भी बातों को रखा कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अगर इन्होंने ये इतना सा भी किया होता ना, तो हम उसको शायद बढ़ाकर इतना करते। तो मुझे हैरानी इस बात की है कि इनमें आज भी इतना जज्बा है ये बातें करने का। यदि हम इस तरह से 10 वर्षों के बाद कहें तो मुझे तो कहना भी नहीं आ पाएगा। कायनात, आप ही कहोगी कि अच्छी प्रवक्ता नहीं हो, क्योंकि मैं इस तरह से डबल पॉलिसी बात नहीं कर पाऊंगी, सच्चाई है ये। लेकिन मेरी सरकार पर मुझे गर्व है, मुझे माननीय मनोहर लाल जी पर बहुत गर्व होता है कि उन्होंने इन 6 वर्षों के अपने इस कार्यकाल में जो अब तक हुआ है, उसमें उन्होंने कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कि हर आम व्यक्ति तक बात ना पहुंचती हो, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, केंद्र से कनेक्टेड हो, चाहे वो बीमा पॉलिसीज हो, किसानों की बीमा पॉलिसी हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बैंक खाते हो, कुछ भी हो। और कल भी आपने उनको सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे साथियों, आप गिराने का मंसूबा तो रखते थे, परंतु गिरे नहीं, और इतने भी ना गिरे कि गिराने के लिए आप कुछ प्लान्स ऐसे करें कि रेणु जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ, ठीक है, प्रतिद्वंदियों विपक्ष को तो यहाँ पर जवाब दे दिया है सरकार ने, लेकिन जो जनता है वो विश्वास और कैसे बढ़ाएगी जनता के बीच में सरकार, क्योंकि इस वक्त महंगाई की मार जो है हर आम और खास पर जो है वो बराबर पड़ रही है, और इससे सबसे ज्यादा त्रस्त वो लोग हो रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, मिडिल क्लास हैं, वो तबका भी आज इस महंगाई से प्रभावित है। पेट्रोल डीजल की दरें आप खुद जानती हैं कि कहां तक पहुंच चुकी हैं, और सरकार इसे कैसे और कहां तक जो है कम कर सकती है। दूसरा, यहां पर किसानों के कर्ज की बात आ जाती है। आपको पता ही है कि अभी दिल्ली और पंजाब जो है अपना अपना बजट पेश कर चुके हैं। दोनों ही स्टेट ने कहीं ना कहीं आम लोगों को सीधे तौर पर जो है कई क्षेत्रों में राहत दी है। तो यहाँ पर प्रदेश की जनता भी उसी तरह से उम्मीदें लगाए बैठी है। तो यहाँ सरकार क्या कर सकती है, उन क्षेत्रों में आम लोगों को कैसे राहत मिल सकती है? देखिए कायनात, कल बजट आने वाला है और आप देखेंगे, जिसकी हम पूरी उम्मीद के साथ हैं कि कल का बजट बहुत मनोहर होगा, हर आम और खास व्यक्ति के लिए मनोहर होगा। इससे अधिक मुझे लगता है कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये बजट सबको समान तुलना में समान विश्वास को, क्या उन युवाओं के लिए भी मनोहर होगा जो इस वक्त रोजगार की तलाश में है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस वक्त 26.4% है, सबसे ज्यादा है। हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी की दर में। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मनोहर दृश्य होगा हर तरह से, तो उसमें युवा भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, किसान भी आते हैं, वो लोग भी आते हैं जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, वो लोग भी आते हैं जिन्होंने अपना स्किल डेवलप किया और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सबको बराबर दिशा में बढ़ाते हुए, सबको बराबर नजर से देखते हुए, सबको बराबर का अधिकार देते हुए, सबके ऊपर बराबर की छाया डालते हुए, माननीय मनोहर लाल जी की तो छवि भी ऐसी है और व्यक्तित्व भी ऐसा है
कि 90 विधायकों में हमारे 40 या 45, 50 लोग भी हैं, अगर हम विपक्ष को अपने साथी को भी मिला लें, जो हमारे गठबंधन साथी हैं या अन्य को भी मिला लें, तो भी 31 जो हमारे कांग्रेस के हैं उन पर भी समान दृष्टि रखते हैं। मजे की बात आप ये देखिए कि हमने 90 के 90 विधायकों के ऊपर समान दृष्टि रखी, समान उनके ऊपर जो है बजट वितरित किया, समान सोच के साथ कि ये भी हमारे वो विधायक हैं जिनको जनता ने चुना है और हमारी सरकार के अंदर ये। लेकिन रेणु जी, एक दिन पहले ही जब बराबर अधिकार दिए जाए, गीता जो बुक्कल है उन्होंने ये कहा था कि 5 करोड़ रुपया प्रति विधायक देने की बात घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन आज तक एक चवन्नी तक जो है विधायकों को नहीं मिली है। मुझे हैरानी है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ कायनात, और फरीदाबाद के 6 के 6 विधायकों को तो बराबर सम्मान निधि मिली, वो बराबर विकास कर रहे हैं। मेरा फरीदाबाद जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। जब मैं अपने क्षेत्र में ऐसा देख रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट मुख्यमंत्री जी का मेरे साथ तो नहीं है ना, या मेरे क्षेत्र के विधायकों के साथ तो नहीं है ना, यहाँ तो कांग्रेस का भी एक विधायक है मिस्टर शर्मा। तो जब समान निधि यहाँ के विधायकों को दी जा रही है, कैसे मैं गीता जी की बात को मान लूं? मजे की बात तो ये है, शंभू भद्रा जी की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन खालिद जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, पहले मैं आपकी बात सुन लेती हूं। है कायनात, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का दूसरा टेन्योर है। पिछले टेन्योर में आप देखिए वो 2 बार पूरे हरियाणा का राउंड लगा चुके हैं, हर विधानसभा में 2-2 बार। जी खालिद जी। कायनात जी, रेणु जी को मेरी बातें या ऊंचे बोल या स्पष्ट भाषा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सरकार है और सरकार को चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगती। एक सेकंड, अब रेणु जी, ये तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में, कि विपक्ष है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसका काम ये संतुष्ट रहना है, वो सही को भी सही नहीं कहता है। जी, आंकड़ों में बात हम कर लेते हैं। हरियाणा आज बेरोजगारी में टॉप पर है, महिला अपराध में टॉप पर है, बेरोजगारी में टॉप पर है, युवा बच्चों में अपराध पर टॉप पर है। ये सरकार की उपलब्धि है 7 साल की, इसको आप छुपा सकते हैं? ये आंकड़े हैं। आपने क्या किया है? आप कैसे कह सकती हैं? अगर मैं गीता बुक्कल जी ने कहा कि 5 करोड़ रुपए सरकार ने ऐलान किया था और 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक नहीं पहुंचे, तो क्या आपको लगता है कि रेणु जी इस बात का अपनी तरफ से श्योर करती हैं आप चैनल पे बैठ के कि सभी विधायकों को बराबर दिए गए? ये चीजें क्या होता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। खालिद जी, आपकी बात मैं जरूर यहाँ पर लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब आपकी बात हम पूरी सुनेंगे। शंभू भद्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेनी है कि किस तरह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो बजट है वो पेश होने वाला है, क्योंकि चुनौतियां सरकार के सामने बेहद है और इन चुनौतियों से पार पाना जो है सरकार के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं? पहले ये समझिए, जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग
ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbharat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य 75% रोजगार की तैयारी, प्रदेश को स्वस्थ करने की बारी। तकनीक, शिक्षा, उद्योग, मनोहर होगा हरियाणा। दशक का पहला बजट, अपना बजट। 12 मार्च को दिन भर खबर फास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और चर्चा हो रही है हरियाणा सरकार के आगामी बजट पर कि कैसा होगा इस बार का बजट, कितना मनोहर होने वाला है ये बजट, क्योंकि हर वर्ग और हर एक क्षेत्र को सरकार से उम्मीद है कि उसे जो है राहत दी जाएगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं खालिद चहल का, वो अपनी बात रख रहे थे। मैं चाहूंगी कि शंभू भद्रा जी से हम जाने कि वो किस तरह से देख रहे हैं सरकार के सामने किन किन क्षेत्रों पर जो है वो नजरें टिकी हुई हैं और कौन से क्षेत्र को सरकार सबसे ज्यादा इस बार तवज्जो देने वाली है और कहां पर चैलेंजेस खड़े हैं। हेलो जी शंभू जी। देखिए, जो सीएम ने जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से उनका है कि इस बार का जो बजट है तो वो हेल्थ पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि पिछला साल कोविड से बीता है, तो इस बार सरकार का ध्यान हेल्थ पे है। ये बजट में हेल्थ और एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। सीएम ने ये भी कहा था कि पिछले साल एजुकेशन पे हमने फोकस किया था, लेकिन कोरोना की वजह से हम कर नहीं पाए और इसलिए जो है तो इस बार शिक्षा पे भी फोकस रहेगा जी। तो कायदे से अगर देखिए तो सरकार के सामने 4-5 सेक्टर है राज्य सरकार के सामने, जो कि अच्छा से उसको काम करना है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है। ये सारे सेक्टर्स हैं जिनमें की स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए बहुत कुछ होता है। और अभी आप लोग इस बहस में चर्चा कर ही रहे थे कि हरियाणा का जो बेरोजगारी दर है वो इस वक्त 26 नहीं बल्कि 32.5% है। जो पिछला वित्त वर्ष है उसमें जो केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए थे हरियाणा को लेकर के, हरियाणा की बेरोजगारी दर को लेकर के, तो उसमें 32.5% है, जो कि पूरे देश में सबसे टॉप पे है किसी एक राज्य में। और जो केंद्र का जो दर है उसका 4 गुना ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकार पर कितना दबाव होगा कि आप के सामने 32 यानी हर तीसरा युवक बेरोजगार है, तो उनको रोजगार देने का कितना बड़ा चैलेंज सरकार के सामने होगा इस बजट के बनाने के वक्त। दूसरा कि जब अभी हाल में जो 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की गई है स्थानीय युवाओं के लिए, ये सुनने में लुभावना लगता है, लेकिन उद्योग संगठन चाहे फिक्की हो, चाहे एसोचैम हो, चाहे दूसरे औद्योगिक संगठन हो, सबने इसका विरोध किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जब प्रदेश में निजी सेक्टर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं, तो फिर निजी क्षेत्र के आरक्षण की घोषणा का क्या फायदा मिलेगा उन युवकों को जिनके लिए घोषणा की गई है। ये एक चैलेंजिंग होगी सरकार से कि इंडस्ट्री को कैसे वो बनाएंगे कि यहाँ पे नए इंडस्ट्री लगे। सरकार की जो 6 साल का रेकॉर्ड देखेंगे तो उसमें बहुत कोई नई इंडस्ट्री नहीं ला पाए। हरियाणा करने के बाद भी ये लोग जो नई पूंजी नहीं लगा पाए। तो कहने का ये है कि सरकार के सामने चुनौतियां रहे
और आपको मैं एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देता हूँ कि पिछला जो बजट था मनोहर सरकार का, वो पहला बजट था वित्त मंत्री के तौर पे, और उस बजट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज घोषणा की गई थी कि 4 जिलों में, खासकर के भिवानी, छिंद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 4 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा यमुनानगर, कैथल, सिरसा में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। आपकी सरकार की किसी भी कोई वित्त मंत्री हो या सीएम आकर कहे कि इन 7 जगहों पे क्या उन्होंने मेडिकल कॉलेज की एक नींव रखी थी क्या पिछले साल में, जबकि कोरोना से पूरा प्रदेश एक तरह से पूरे प्रदेश में समस्या रही। तो यानी कि एक घोषणा जो हेल्थ सेक्टर में आपने पिछली बार की, उसमें आप आगे नहीं बढ़े। दूसरा, सरकार ने उसी स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के बड़ी घोषणाएं की थी कि प्रत्येक जिले में एक लैब MRI, जिसमें कि MRI होगी, उसका उन्होंने एक घोषणा की थी, और हर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जाएगी। ये 2 हेल्थ सेक्टर को लेकर घोषणाएं, क्योंकि इस बार हेल्थ सेक्टर पे बजट का फोकस रहने वाला है, जैसा सीएम ने कहा है। इसीलिए वो पिछले साल की बजट घोषणा के आंकड़े आपके सामने रख कि उन्होंने घोषणाएं की, उसको पूरा नहीं किया। दूसरी बात ये होगी कि इस बजट में मान लीजिए बहुत मनोहर बजट, बहुत सारी घोषणाएं हो जाए, जी विवेक लेकिन जी, अगर आप उसको जब घोषणा को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, एजुकेशन में पिछली बार 15% बजट बढ़ाया गया था, 19,639 करोड़ का बजट था, जो कि करीब बार ऐसा था कि 15% बढ़ा था, और दिल्ली से प्रेरणा लेकर उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन उसमें तो कुछ था नहीं। आप देखिए एजुकेशन सेक्टर की क्या हालत है आज के टाइम में। ऐसे अगर आंकड़े करेंगे तो मैं आधा घंटा आपको पूरा आंकड़ा दे सकता हूँ कि कृषि सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हुई थी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हुई थी, तो उससे कुछ खास काम नहीं आपको दिखेगा कि उस दिशा में सरकार ने कोई ज्यादा काम किया हो, या कहीं पे ग्राउंड पे आपको दिखे कि ये काम हो गया है कृषि सेक्टर को लेकर के। महिला किसानों के लिए 10% स्थान तय किया गया था पिछली बार के बजट में, वो सब्जी मंडियों में होना था महिला किसानों के लिए, लेकिन पूछिए सरकार के प्रवक्ता से, क्या 10% स्थान मंडियों में महिलाओं के लिए तय की गई है क्या? जी चलिए, हम इस पर आगे आपसे बात करेंगे। आपने महिला किसानों की बात यहाँ पर की, लेकिन अभी जिस तरीके से आपने सुना कि जो कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये उम्मीद जताई और ये बताया भी कि आगे भविष्य में सरकार जो है मंडियों को और बढ़ाने के लिए काम कर रही है, किस तरीके से नई और मंडियां खोली जाएंगी उसकी भी उन्होंने कार्य योजना बताई कि आगे कैसे कैसे सरकार बढ़ने वाली है। तो इस पर कितना आगे, कितना दूर तक सरकार जाएगी, क्योंकि अगर पिछली घोषणा ही अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है तो फिर जो आगे सरकार खाका तैयार कर रही है वो किस तरीके से अमली जामा पहनेगा। जी प्रोफेसर विवेक सिंह। देखिए, मैं अभी खालिद जी की बात में सुन रहा था, वो बहुत चिंतित है और उनको चिंतित होना स्वाभाविक भी है, और क्योंकि उनको लग रहा है कि बजट अच्छा सरकार ने अभी तक काम किया है और आने वाले सालों में भी अच्छा काम करेगी। देखिए, मैं 2-3 चीज बता रहा हूँ। पहली बात, हम कैसे आंकेंगे कि सरकार अच्छा काम करे, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो 2014 में 4,37,000 करोड़ रुपए का था, और वो बढ़ के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें बढ़त हुई है कि नहीं हुई है, खाली ये बताइएगा। पर कैपिटा इनकम में 33% बढ़त हुई है कि नहीं 2014 से 2020 के बीच में। अब बात रही महिलाओं की, आपने बात किया, तो महिलाओं को आप देखेंगे तो घर घर सिलेंडर हो गया है, केरोसिन मुक्त हो चुका है जो हरियाणा है, और इसके अलावा 12 लाख लोगों को जो दुग्ध एक सरकार की स्कीम है उसके तहत लोगों को फायदा हुआ है। किसानों के आपने बात लेकिन विवेक जी, जैसे अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक ध्यान आपका हम ये भी दिलाना चाहेंगे कि अभी आपने देखा कि गैस सिलेंडर पर कितनी तेजी के साथ जो है पैसे बढ़े हैं। तो ये जो गैस सिलेंडर जहाँ पहुंचा था मुफ्त में, क्या आपको नहीं लगता कितने ही परिवार अब इस सिलेंडर से दूर हो गए हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर उनकी पहुंच से बाहर हो गया है, बहुत महंगा हो गया है? जी बिल्कुल, लगभग 150 रुपए की बढ़ोतरी तो महीनों में ही हो गई है,
और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं, क्योंकि आज हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर। तो केंद्र सरकार की ओर से जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, वो कीमत बढ़ोतरी राज्य सरकारों के बजट को किस तरीके से मुतासिर करने वाली है और राहत देने के लिए और सरकार को कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, उसी को मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, अगर आप किसानों की बात करिए तो किसानों की वजह अगर आप बात करिए तो कम से कम हरियाणा के लोग या विपक्षी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं पा रहे हैं या उनको एमएसपी पर बेचने की समस्या हो रही है। सबको पता है पंजाब और हरियाणा में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात, सब्सिडाइज जो है बिजली दी जा रही है, और इसके अलावा उन्होंने बोला ना यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। अगर यूथ के लिए अभी 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया, इसलिए ताकि हम रोजगार को सृजित कर सके। इसके अलावा 4000 स्कूल लेकिन उस 75% आरक्षण का किस तरीके से जो संस्थान है वो विरोध कर रहे हैं, वो भी आपने सुना। तो ये इतना भी आसान नहीं है इम्प्लीमेंट कराना सरकार के लिए, जितना ये सुनने में लगता है। लेकिन देखिए कायनात जी, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि कोविड-19 का संकट है, तो जो आने वाला कल का बजट है अब मनोहर तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है मधुर भी रहेगा। मधुर इसलिए रहेगा क्योंकि ज्यादा 4 सेक्टर पर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बात तो हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करेगी। दूसरी बात, सरकार एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित है और उस पर ज्यादा फोकस करेगी। और इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार का बजट फोकस होने वाला है, जो आने वाला जो हम 1.5 लाख करोड़ का बजट जो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हो या चाहे हमारे मजदूर वर्ग हो, सबके लिए सरकार काम कर रही है। और ऐसे बोल देना कोविड-19 संकट के बीच सरकार काम नहीं कर रही है और हम व्यथित हैं, तो ठीक है, ये कांग्रेस की अपनी समस्या हो सकती है और उनको व्यथित होना उचित भी है, क्योंकि उनको लग रहा है सरकार ठीक काम कर रही है। तो उनका मैं समझ सकता हूँ और मैं इनसे समर्थन करता हूँ कि आप ऐसे ठीक रहिए। चालका जी, मुझे लगा कि विवेक जी आप अर्थशास्त्री हैं और कुछ चीजों को, प्रदेश की चीजों को आप यहाँ पे रखेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। आप भाजपा की तरफ से बात रख रहे हैं तो आपका स्वागत है, वो तो वैचारिक है। लेकिन विवेक जी प्लीज एक मुझे बता दीजिए, अभी शंभू जी ने कहा कि हमारा प्रदेश बेरोजगारी में टॉप पर है और पूरे देश की बेरोजगारी दर का 4 गुना है। ये भाजपा का काम है हमारे प्रदेश में, ठीक है। हम महिला अत्याचार में टॉप पर है, बाल अत्याचार में टॉप पर है, और जो घोषणाएं हुई थी पिछले उसके अनुसार, जैसा भी शंभू जी बता रहे थे, आप उनका मुझे बता दीजिए कि किन किन योजनाओं पे काम हो सरकार ने काम किया। मैं आपको बता देता हूं कि जिस आप बीमा कंपनियों की बात कर रहे हैं, उसमें कितने हजार करोड़ हरियाणा के किसानों से लेकर बीमा कंपनियों को दिया जा चुका है। वो एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। जिस तरह आप हेल्थ की बात कर रहे हैं ना अभी, कि सरकार का फोकस हेल्थ पे होगा, मैं समझता हूं कि उसके पीछे भी सरकार के मित्रों का कोई प्रोपेगेंडा, कोई प्लान होगा। किसी जिस तरह से अभी देखिए, कोरोना एक बीमारी है नो डाउट, लेकिन कोरोना के पीछे भाजपा शासित राज्यों में बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि आगे से सरकार कोई बड़ा प्लान हरियाणा के लोगों को छलने के लिए, बड़ा घोटाला करने के लिए तैयार कर रही है। एक घोटाला की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन चालका जी फिर से अजम्पशंस, और यहाँ अगर विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? अविश्वास पिछले रोज पेश हुआ था, उसका हश्र आप देख चुके हैं। अब फिर से आप एक और चीज पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। वो जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको तेज करने का कांग्रेस को किसी भी तरह से कोई दुख नहीं है, बल्कि हम उसमें गर्व महसूस करते हैं कि सरकार के साथ बैठे लोग जो ये कहते थे कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसान हितैषी पार्टी हमारी है। भाजपा को तो किसानों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनका कोई उनसे कोई लेना नहीं है। लेकिन वो चीजें साफ हो गई, वो चेहरे साफ हो गए। वो मुद्दा कल का था, उससे हमें गिल्टी फील नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के प्रति उन्होंने क्या रवैया। आप एक मुझे बताइए, किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है किसानों के साथ वो नहीं बताएंगे कि आपने 50 किलो के जो खाद का कट्टा था उसको 45 किलो कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए। ये आपकी उपलब्धि है। कृषि यंत्र में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है। सरकार ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिस क्षेत्र में सरकार ने अनाप शनाप टैक्स नहीं लगाए। चलिए रेणु जी से मैं पूछ लेती हूँ। रेणु जी, क्या लगता है ये जो बजट पेश होने वाला है, आपने भी कहा कि ये अभूतपूर्व होगा और मनोहर बजट ही होगा, जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने तो मधुर तक कह दिया है बजट को,
तो इस बजट से आम इंसान को क्या टैक्स से राहत मिलेगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ अभी जो घोषणा होगी उसके बाद में आम इंसान पर टैक्स के रूप में किसी और तरीके से मार नहीं दी जाएगी? कायनात 100% प्रोफेसर विवेक जी ने जो कहा वो बात सत्य निकलेगी। मनोहर के साथ मधुरता भी होगी इस बजट में, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता पे ताजुब हो रहा है। मैंने पहले भी कहा, मैं हैरान थी कि ये किस तरह से इतनी सीना ठोक के बातें कर भी सकते हैं इतनी करारी बात हारों के बाद, और बात करते हैं ये महिला सम्मान की और इतनी उतनी बातें करते हैं। कायनात आज मैं सुबह से दो विषयों की 2 चैनल्स पर एक ही विषय की डिबेट पर थी और मुझे हैरानी है कि खबर फास्ट ने वो विषय नहीं रखा कल जो उसमें हुआ सत्र में, कि मनोहर लाल जी के आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई ये कहते हुए भी कि किस प्रकार से हुड्डा जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनके और नेता आगे पीछे घूम रहे हैं और एक अपनी ही महिला विधायक का अपमान उन्होंने ट्रैक्टर खिंचवा कर किया, और वो भी महिला दिवस के दिन। मुझे ताजुब है, महिलाओं का अपमान और तो ये ऐसे करते हैं जिसका इनको कभी भी हैरत नहीं होती, क्योंकि ये कह रहे हैं हमें हैरत नहीं है। एक मिनट खालिद सुनिए, मुझे ताजुब ये भी होता था, एक मिनट सुनिए, आपने महिला सम्मान की बातें ली हैं, तो मैं महिला हूँ, महिला आयोग से भी आती हूँ, तो आपको 2 बातें सुननी भी पड़ेंगी। जब आपने महिलाओं का नाम लिया 2014 के चुनाव में, जब 2019 का चुनाव था, तब मुझे हैरानी हुई थी। हुड्डा जी बयान देते थे, जब शैलजा जी को बनाने की बात आई तो हुड्डा जी ने कहा, अरे शैलजा को कहाँ बना रहे हो, वो तो शादी की घोड़ी है। बताए, ये तो है इनका महिलाओं के बारे में विचार, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान की। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ ये बैठकर डिबेट करने में कि आप महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं और आप ही की पार्टी के नेताओं ने महिलाओं का इस तरह से अपमान किया। अगर इतना ही बहुत शौक है किसानों की मदद करने का, तो अपनी कल शकुंतला खट्टक एमएलए की जगह कुमारी शैलजा जी को ले आते यहाँ पर ट्रैक्टर खिंचवाने के लिए, या प्रियंका जी वैसे तो कार के शीशे तक पहुँच डालती हैं, बिना मौसम के चाय की पत्ती तोड़ने बैठ जाती हैं, तो यहाँ ट्रैक्टर भी खिंचवा लीजिए ना, तब वो होगा महिलाओं का अपमान और सम्मान। ये होता है फर्क। रेणु जी 1 मिनट सुनिए, आपके आंसू पूरे देश ने देख लिए, पूरे प्रदेश ने देख लिए, ये ठीक बात है, लेकिन हमारे प्रदेश के बहुत सारे किसान हुए, भाजपा के नेताओं ने उनकी मृत्यु का मजाक उड़ाया, ये आपकी भावनाएं हैं। दूसरा, आपने शायद महिला जो विधायक जिसके बारे में बात की गई, उनका जवाब भी सुना होगा हरियाणा में, कि मुझे खुशी तब ज्यादा होती जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के शहीद हुए किसानों के लिए 2 आंसू बहा देते। अब जहां तक आप शैलजा जी की बात करती हैं, शैलजा जी ने कमाल कर दिया। सुनिए 1 मिनट सुनिए रेणु जी, अरे सुनिए तो सही रेणु जी, सुनिए, जहाँ तक शैलजा जी की आप बात, चलिए विषय से हम लोग भटक रहे हैं, विषय पर आते हैं वापस। मेरे पास वक्त भी यहाँ पर अभी कम बचा है। शंभू जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, कैसा लग रहा है, ये मधुर होने वाला है, मनोहर होने वाला है, या फिर आगे इस बजट से आम जनता पर और भार होने वाला है? आप बात कर रही है ना, शैलजा जी ने देखिए, ये तो पता है कि इस वाले बजट में जो मनोहर सरकार है वो लुभावना बजट होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, और आम जनता पे किसी तरह का कोई भार मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछला वित्त वर्ष जो है वो लगातार कोविड में बीता है, तो इस वर्ष निश्चित रूप से कोई नया टैक्स देखने को तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के साथ सवाल ये है कि सरकार की घोषणाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसको लागू करने की जो बात है, उसमें इस सरकार का लगातार रिकॉर्ड जो है वो फिसड्डी रहता है। पिछले वित्त वर्ष में इन्होंने 8.2% के ग्रोथ का अनुमान किया था, जिसमें विश्व बैंक ने 7% और एशियाई बैंक ने 7.5% का अनुमान किया था हरियाणा के लिए, लेकिन इनको ये गेट कितना कर पाए, तो 4.3%। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो लक्ष्य है सरकार की वो पूरे नहीं कर पाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और इस कारण से सरकार लगातार पीछे रहती है और ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं है।
कल अखबारों में या मीडिया में बजट के आंकड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसको आगे हमें ये देखने वाली बात लेकिन साल भर उन आंकड़ों पर कितना काम करेगी सरकार, या जमीनी स्तर पर वो काम कितना दिखेगा, ये बड़ा सवाल अपने आप में बनता है। जी प्रोफेसर विवेक जी, यहाँ हमने बातचीत शुरू की थी कि सरकार जो है ये संकेत दे रही है कि वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती कर सकती है। क्या लगता है आपको, सरकार यहाँ पर राहत दे सकती है जनता को महंगाई से, और क्योंकि कर से जो व्यापारी हैं वो भी राहत चाहते हैं, तो यहाँ राहत कितनी मिल सकती है? देखिए, सरकार कोई भी हो, हर सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए। और अगर सरकार कहीं न कहीं, राज्य सरकार वैसे तो हरियाणा सरकार में भी कर सकती है, वही आसान, बहुत आसान सा है। अगर वैट में कमी करते हैं, डीजल पेट्रोल या कीमतों में कमी आती है, तो कहीं न कहीं उसका लोग स्वागत करेंगे। तो अगर सरकार करेगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सरकार के पास चुनौतियां भी हैं। सरकार के पास ये है कि उसको इनकम कैसे जनरेट करे। इनकम आपको सबको पता है कि कम हो गई सरकार की, क्योंकि कोरोना का संकट है। अभी शंभू जी ने कहा कि सरकार जो कहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो शंभू जी, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। कोरोना का जब संकट हो तो अगर सरकार ने जितना कहा था उसका आधा भी अचीव किया। बिल्कुल, चलिए भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता है, नहीं जानता है, लेकिन एक रूपरेखा जरूर तैयार की जाती है, और वो रूपरेखा ऐसी होती है कि हर एक को राहत देने की कोशिश जरूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतें अलग अलग हैं और सभी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में मनोहर सरकार के सामने चुनौती जन उम्मीदों को पूरा करने के साथ प्रदेश पर कर्ज के बोझ को बिना बढ़ाए विकास के पहिए को तेज घुमाने की भी है। इन सब के बीच सरकार कैसे संतुलन करती है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तो आस उम्मीद ही बांधी जा सकती है कि बजट जनता को राहत देने वाला होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।